दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी सर्जरी की क्लास नंबर 18 लेने जा रहे हैं और उसमें आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो निर्जमीकरण अर्थात स्टरलाइजेशन पे रहने वाला है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एलएसए एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से श्योर आता है। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो इस क्लास का जो टॉपिक है वो है निर्जमीकरण। निर्जमीकरण यानी कि इसे हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। स्टरलाइजेशन क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी। तो सर्जरी के व्यू से देखें तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार हैं, सर्जिकल औजार होते हैं, उनकी सतह से या उसकी सरफेस से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, प्रभावी तरीके से उसको नष्ट करना या उसे मारना या उसे हटाना क्या कहलाता है, निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो ज्यादातर हम देखते हैं बहुत सारे इसमें क्या है, फूड मटेरियल हैं या सर्जिकल औजार हैं, उनकी सतह से सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना या उनको हटाना क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण कहलाता है। तो स्टरलाइजेशन के मेथड के बारे में हम देखते हैं तो इसके मेनली 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है इसका फिजिकल मेथड होता है और दूसरा मेथड इसके अंदर होता है केमिकल मेथड। दूसरा मेथड है इसके अंदर केमिकल। 2 प्रकार के मेथड आते हैं इसके अंदर, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल के अंदर हम देखें तो आगे इसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। फिजिकल 3 मेथड्स होते हैं फिजिकल में भी। वो कौन कौन से होते हैं? फिजिकल के अंदर होता है एक तो थर्मल मेथड या इसे हम कहते हैं हीट मेथड, और इसमें दूसरा मेथड जो होता है वो आता है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड। और तीसरा इसमें आता है फिल्ट्रेशन मेथड। यानी कि फिजिकल मेथड के अंदर 3 मेथड आते हैं, थर्मल मेथड या हीट मेथड, दूसरा आता है रेडिएशन मेथड और तीसरा मेथड आता है इसमें फिल्ट्रेशन मेथड। और केमिकल की यदि बात करते हैं तो इसके अंदर एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं गैसीय मेथड। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो आगे हम देखते हैं कि जो थर्मल या हीट वाला मेथड होता है तो ये सूक्ष्म जीवों के एंजाइम व कोशिका के भाग को नष्ट कर देता है। तो ये मेनली एक्ट कहां करता है, एंजाइम पे, और कोशिका के भाग को क्या करता है, नष्ट करता है। और थर्मल मेथड की यदि बात करते हैं तो ये आगे 2 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग होते हैं इसके अंदर? एक तो हीट मेथड में आता है ड्राई हीट। एक मेथड होता है ड्राई हीट और एक होता है इसके अंदर मॉइस्ट हीट। तो एक इसमें ड्राई हीट में बांटा है इसको और एक इसमें मॉइस्ट हीट के अंदर। अब ड्राई हीट का हमारे को टेम्परेचर की रेंज पता होनी चाहिए इसमें। तो इसकी टेम्परेचर की रेंज होती है 160 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 232 डिग्री सेंटीग्रेड। और मॉइस्ट हीट के अंदर जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 134 डिग्री सेंटीग्रेड रखी जाती है। तो ड्राई हीट की टेम्परेचर रेंज इसके अंदर 160 से 232 डिग्री सेंटीग्रेड और मॉइस्ट हीट की टेम्परेचर रेंज 121 से 134 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें आगे हम डिटेल से देखते हैं कि जो ड्राई हीट वाला मेथड है
तो ड्राई हीट के अंदर एक तो इसमें पेनिट्रेशन की जो पावर होती है हीट की वो ज्यादा होती है, अर्थात पेनिट्रेबिलिटी जो होती है वो इसमें ज्यादा रहती है ड्राई हीट के अंदर। यानी कि किसी भी यदि औजार को हम स्टरलाइज करते हैं उसमें पेनिट्रेशन की पावर ज्यादा होती है, और एक इसमें नॉन कोरेसिव नेचर की होती है, नॉन कोरेसिव नेचर की होती है, अर्थात इंस्ट्रूमेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। और जितने भी बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन है, तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन को ये क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन को नष्ट कर देती है, नॉन कोरोसिव नेचर होती है, और पेनिटेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। और ड्राई हीट के अंदर हम देखते हैं कि इसमें आगे इसको डिवाइड किया है, तो इसके अंदर एक आता है इंसिनरेशन, एक आता है इसमें रेड हीट, एक आता है इसके अंदर फ्लेमिंग, और एक आता है इसके अंदर हॉट एयर ओवन। यानी कि ड्राई हीट को भी देखा जाता है तो आगे क्लासिफिकेशन में बांटा है, तो इंसिनरेशन है, रेड हीट है, फ्लेमिंग है। तो इंसिनरेशन एक प्रकार की मशीन है जिसका टेम्परेचर हम फिक्स करके जो भी औजार हैं उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। तो रेड हीट का मतलब होता है कि जैसे ही कोई औजार को हम स्टरलाइज कर रहे हैं तो जब तक वो रेड नहीं हो जाता तो वो मेथड इसमें रेड हीट के अंदर आ जाएगा। फ्लेमिंग का मतलब किसी भी आग के ऊपर फ्लेम जो जल रही है उसके द्वारा भी हम किसी भी औजारों को या सामान को, इंस्ट्रूमेंट को हम स्टरलाइज कर सकते हैं। और एक है इसमें हॉट एयर ओवन। अब हॉट एयर ओवन जो होता है इसकी जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जो हॉट एयर ओवन होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इनकी टेम्परेचर की रेंज 50 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती है। अब देखो एग्जाम की दृष्टि से हॉट एयर ओवन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हॉट एयर ओवन के अंदर देखा जाता है कि यदि हम हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो उसकी जो टाइमिंग है वो इसमें 30 मिनट रहती है। और यदि हम इसके अंदर इसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो इसकी जो टाइमिंग होती है वो इसमें 60 मिनट रहती है। इसी प्रकार से यदि हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर रखते हैं तो इसकी जो टाइमिंग होती है वो लगभग 150 मिनट रहती है। तो एग्जाम की दृष्टि से हॉट एयर ओवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली चीज, हॉट एयर ओवन के टेम्परेचर की रेंज 50 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है, और यदि हम उसका टेम्परेचर 170 लेते हैं तो टाइमिंग जो होती है 30 मिनट की रहती है। यदि हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो इसकी टाइमिंग 60 मिनट रहती है, और 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो इसकी टाइमिंग 150 मिनट के लगभग रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये था इसके अंदर सारा का सारा ड्राई हीट के अंदर। अब देखते हैं कि इस ड्राई हीट मेथड से हम कौन सा औजार है या कौन सा सामान है जिसे हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ड्राई हीट के अंदर जो स्टरलाइजेशन होता है, तो जितने भी प्रकार के ग्लास वेयर्स आते हैं उनका स्टरलाइजेशन हम ड्राई हीट से कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के सर्जिकल औजार हैं, तो सर्जिकल औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उनका स्टरलाइजेशन भी हम ड्राई हीट से कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो थर्मोस्टेबल हैं, पाउडर हैं या थर्मोस्टेबल कोई भी लिक्विड है, परंतु वो कैसा होना चाहिए, थर्मोस्टेबल होना चाहिए। तो थर्मोस्टेबल पाउडर हैं, लिक्विड हैं, उनका स्टरलाइजेशन भी हम ड्राई हीट मेथड से कर सकते हैं। यानी कि हमने यहां से थर्मल मेथड से स्टार्ट किया था। तो थर्मल मेथड के अंदर हमने देखा दो प्रकार के मेथड आते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट होती है।
ड्राई हीट का टेम्परेचर 160 से लेके 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ड्राई हीट के अंदर उसकी पेनेटेबिलिटीज अच्छी होती है, नॉन कोरोसिव नेचर होता है, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन को ये नष्ट कर देती है। इसके अंदर आगे हमने 4 मेथड देखे, इंसिनरेशन है, रेड हीट है, फ्लेमिंग है और हॉट एयर ओवन है। इसकी टेम्परेचर रेंज हमने देखी 50 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर अलग अलग हमने देखा भी 170 टेम्परेचर लेते हैं तो टाइमिंग कितनी रहेगी, तो इस प्रकार से देखा। और उसके बाद हमने देखा कि ड्राई हीट के अंदर ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, कि जितने भी ग्लासवेयर को कर सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कर सकते हैं, और जितने भी थर्मोस्टेबल पाउडर या लिक्विड्स आते हैं जिनका हीट से कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात उसकी नेचर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उनको हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर मॉइस्ट हीट के बारे में। तो मॉइस्ट हीट के अंदर भी इसके अंदर देखा जाता है कि इसको आगे फिर डिवाइड किया है। तो एक आता है इसमें मेथड के रूप में ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। एक तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम यूज की जाती है, दूसरा इसके अंदर है बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर जो होता है, यानी कि कोई भी पानी को उबालते हैं तो वो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे पानी उबलने लग जाए, उसमें यदि हम किसी सामान का स्टरलाइजेशन करते हैं तो बॉइलिंग वाटर से कर सकते हैं। एक आता है इसके अंदर हॉट वाटर, और हॉट वाटर जो होता है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा पानी, गर्म पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचा, अर्थात उबला नहीं है, वो गर्म पानी के अंदर भी हम किसी सामान का स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। बॉइलिंग वाटर का मतलब होता है पानी उबल जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, तो बॉइलिंग वाटर पे भी इसका स्टरलाइजेशन हो सकता है। एक आता है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, तो उसके अंदर भी ये अंडर हाई प्रेशर पे होता है, और ये बॉइलिंग वाटर जो होता है वो एट एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रखा जाता है। तो इसके अंदर आप देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो है। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के अंदर एक औजार काम में आता है जिसे हम कहते हैं ऑटोक्लेव। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोक्लेव से भी हर बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला जो ऑटोक्लेव के अंदर क्वेश्चन आता है कि इसका जो टेम्परेचर कितना है, इसके टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इसमें टाइम होता है, टाइमिंग कितने टाइम तक रखना है, 15 से 20 मिनट का टाइम होता है। और इसका यदि प्रेशर की बात की जाती है तो इसका प्रेशर जो होता है वो 15 पाउंड का प्रेशर इसमें रखा जाता है। तो ऑटोक्लेव जो होता है वो एक जलीय वाष्प के सिद्धांत पे काम करता है। ऑटोक्लेव जलीय वाष्प के सिद्धांत पे काम करता है, और ऑटोक्लेव अर्थात जो मॉइस्ट हीट वाला मेथड है वो यदि हम देखे जाएं तो तेजी से निर्जमीकरण का जो तरीका है वो इसके अंदर मॉइस्ट हीट अर्थात ड्राई सैचुरेटेड स्टीम से ही होता है। तो ऑटोक्लेव के अंदर देखो जलीय वाष्प के सिद्धांत पे काम करेगा, और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे फास्ट स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण का जो तरीका है वो ऑटोक्लेव अर्थात मॉइस्ट हीट वाला मेथड ही होता है। और एक इसके अंदर जो स्टीम होती है वो अंडर हाई प्रेशर पे रखी जाती है। जो वाष्प होती है इसके अंदर, स्टीम अंडर हाई प्रेशर में स्टीम को अंडर हाई प्रेशर पे रखा जाता है। निर्जमीकरण इसमें तेजी से होता है, जलीय वाष्प के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर यदि हम 134 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसके अंदर लेते हैं तो उसकी जो टाइमिंग होती है इसके अंदर वो इसके अंदर 3 से 10 मिनट की रहती है, और जो प्रेशर इसके अंदर रखा जाता है वो लगभग 30 पाउंड का इसके अंदर प्रेशर होता है। यदि हम इस टेम्परेचर की रेंज को 134 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था मॉइस्ट हीट की टेम्परेचर रेंज 121 से 134 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और यदि टेम्परेचर 134 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो टाइमिंग इसकी 3 से 10 मिनट रहती है, और प्रेशर यहाँ पे 30 पाउंड का
रहता है। अब देखते हैं कि मॉइस्ट हीट वाले मेथड से या ऑटोक्लेव से हम किन चीजों का या किस सामान का स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी प्रकार के ग्लास वायर आते हैं, लैब के अंदर जो यूज होते हैं ग्लास वायर, उनका स्टरलाइजेशन हम इसमें कर सकते हैं। सर्जिकल औजार हैं, तो सर्जिकल औजार का भी हम स्टरलाइजेशन इसमें कर सकते हैं। और सर्जरी में काम में आने वाले ड्रैप्स वगैरह है या इसके अंदर गोज वगैरह है, तो गोज आदि का भी हम इसके अंदर स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। और इसमें लैब के अंदर काम में आने वाले, लैब में काम में आने वाले जितने भी प्रकार के मीडिया आते हैं या जितने भी प्रकार के रिएजेंट हैं, उनका स्टरलाइजेशन करना है तो वो भी हम ऑटोक्लेव अर्थात मॉइस्ट हीट मेथड से कर सकते हैं। तो ये था इसके अंदर मॉइस्ट हीट वाला मेथड जिसमें हमने ऑटोक्लेव को देखा। और ऑटोक्लेव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एग्जाम में कई बार टेम्परेचर की रेंज पूछ लेते हैं, टाइमिंग पूछ लेते हैं, कई बार उसका प्रेशर पूछ लेते हैं। तो फिजिकल मेथड में नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड के अंदर हम देखें तो सबसे पहले रेडिएशन जो मेथड होता है, ये माइक्रोबियल डीएनए को नष्ट करता है। यानी कि सूक्ष्म जीवों के अंदर जो माइक्रोबियल डीएनए है उसको नष्ट करता है। वो कौन सा मेथड होता है? रेडिएशन मेथड। अब रेडिएशन मेथड के अंदर जो किरणें यूज की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें या रेज जो होती है वो इसके अंदर यूज होती है। तो रेडिएशन मेथड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें यूज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों में देखा जाए तो एक्स रेज, गामा रेज एंड यूवी रेज, यानी कि जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। तो एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें रेडिएशन मेथड के अंदर स्टरलाइजेशन में यूज की जाती है। उसमें यदि हम देखते हैं कि जो गामा किरणें होती है या गामा रेडिएशन जो होती है, इसकी जो एनर्जी है या इसकी ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अब इसकी ऊर्जा यदि ज्यादा होती है तो किसी भी औजार या इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसके पेनिट्रेशन की जो पावर है या अंदर घुसने की जो पावर है वो रेडिएशन में गामा रेज के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है। तो इसकी पेनिट्रेबिलिटी जो होती है वो हाई रहती है। तो इसलिए गामा रेज जो होती है वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी और पेनिट्रेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए इससे निर्जमीकरण जो होगा वो बेस्ट तरीके से होगा। अब इस रेडिएशन मेथड में हम कौन से सामान का स्टरलाइजेशन कर सकते हैं? तो जितने भी रबड़ के सामान हैं, रबड़ के सामान या जितने भी प्लास्टिक के कोई भी इंस्ट्रूमेंट हैं या सामान हैं, तो प्लास्टिक की चीजें हैं या जितने भी धागे हैं जैसे कि सूचर मटेरियल वगैरह है, तो उनका यदि स्टरलाइजेशन करना है तो उसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? रेडिएशन मेथड। तो रबड़ के सामान के अंदर जितने भी इसमें कैथेटर आ जाएंगे और एंडोट्रेकियल ट्यूब आ जाएगी, एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि रबड़ की जितने भी इसमें इंस्ट्रूमेंट होंगे, सामान होंगे, उनका हम इसमें रेडिएशन मेथड से स्टरलाइजेशन करते हैं। प्लास्टिक के अंदर जितने भी प्रकार की सिरिंज है, निडल है, तो प्लास्टिक की हर सामान का हम इसके अंदर स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। और जितने भी प्रकार के सर्जरी में काम में आने वाले सूचर मटेरियल हैं, उनका स्टरलाइजेशन भी हम रेडिएशन मेथड से करते हैं। अर्थात इसमें रबड़ के, प्लास्टिक के और जितने भी प्रकार के धागे सूचर मटेरियल है, उनका यदि स्टरलाइजेशन करना है तो वो होता है रेडिएशन मेथड से। देखो नेक्स्ट मेथड है इसके अंदर फिल्ट्रेशन मेथड। अब फिल्ट्रेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि ये स्टरलाइजेशन के अंदर जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं उनको ये मारता नहीं है, यानी कि नष्ट नहीं करता। तो मारता नहीं है, नष्ट नहीं करता, अर्थात यानी कि क्या करता है, ये सूक्ष्म जीवों को हटाता है। तो वो मेथड होता है इसके अंदर फिल्ट्रेशन मेथड। यानी कि हमने डेफिनेशन देखी थी कि औजारों की सतह से सूक्ष्म जीवों को मारना, नष्ट करना या उनको हटाना क्या कहलाता है? निर्जमीकरण। तो ये सूक्ष्म जीवों को मारेगा नहीं, नष्ट नहीं करेगा, लेकिन उसको क्या कर देगा? अलग कर देगा, हटा देगा। वो मेथड होता है फिल्ट्रेशन मेथड।
अब फिल्ट्रेशन मेथड के अंदर किस प्रकार के सामान का स्टरलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि जितने भी प्रकार के लिक्विड्स हैं तो उनका स्टरलाइजेशन इसमें कर सकते हैं, या जो भी गैसीय मटेरियल है तो उनका हम फिल्ट्रेशन मेथड से स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी मेटल की चीज है, सर्जिकल औजार हैं, उनका स्टरलाइजेशन फिल्टर मेथड से नहीं हो सकता, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों को हटाता है, उनको किल नहीं करता। तो लिक्विड और गैस मटेरियल का हम फिल्ट्रेशन मेथड से स्टरलाइजेशन हो जाता है। अब फिल्ट्रेशन मेथड में देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के फिल्टर यूज किए जाते हैं। एक तो होता है इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर, एक होता है मेम्ब्रेन फिल्टर, और एक इसमें यूज किया जाता है डेप्थ फिल्टर। तो दो प्रकार के फिल्टर इसमें यूज किए जाते हैं किसी भी सामान का स्टरलाइजेशन करने में, और ज्यादातर इसमें लिक्विड या गैस का ही स्टरलाइजेशन होता है, अर्थात जो भी इसमें मेटल के इंस्ट्रूमेंट है उनका स्टरलाइजेशन इससे नहीं होता। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं केमिकल अर्थात गैसीय मेथड। अब गैसीय मेथड की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या केमिकल यूज करते हैं, तो एक इसमें आता है फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड जो इसकी कंसंट्रेशन होती है वो 1 से 2% होती है। एक हम इसमें यूज करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। तो इथाइलिन ऑक्साइड जो गैस होती है ये कैसी होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, वह ज्वलनशील होती है। इथाइलिन ऑक्साइड वाली जो गैस होती है वो रंगहीन, गंधहीन व ज्वलनशील होती है। फॉर्मएल्डिहाइड 1 से 2% इसमें यूज करते हैं। इसमें हम आइसो प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो होता है वो 96% लेते हैं, या एब्सोलेट इथाइल अल्कोहल 70% इसमें लेते हैं, जो इसकी कंसंट्रेशन होती है। सीडेक्स इसके अंदर ले सकते हैं, या सेट्रीमाइड का भी यूज केमिकल के अंदर हम यूज करते हैं। तो ये कुछ केमिकल हैं या गैस हैं इसके अंदर जिनका हम यूज स्टरलाइजेशन के अंदर करते हैं। तो इसमें फॉर्मएल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड इसमें इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मएल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो रेंज होती है वो भी हमारे को इसमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इथाइलिन ऑक्साइड है, कंसंट्रेशन जो रेंज है उसके बारे में जानते हैं भी, इसकी कंसंट्रेशन हम कितनी लेते हैं स्टरलाइजेशन के अंदर। तो इथाइलिन ऑक्साइड की यदि बात करते हैं तो इसकी जो कंसंट्रेशन रेंज होती है वो 800 से 1200 मिलीग्राम पर लीटर के अंदर इसकी ली जाती है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 45 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर रखा जाता है। इसी प्रकार से यदि हम फॉर्मएल्डिहाइड की बात करते हैं तो फॉर्मएल्डिहाइड की जो कंसंट्रेशन रेंज होती है वो 15 से 100 मिलीग्राम पर लीटर के अंदर ली जाती है, और इसका जो टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो 70 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड रखी जाती है। तो ये कई बार डीपली यदि क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हैं कि एथाइलिन ऑक्साइड के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 800 से 1200 मिलीग्राम पर लीटर, और टेम्परेचर की रेंज जो होती है वो 45 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी प्रकार से फॉर्मएल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन रेंज 15 से 100 मिलीग्राम पर लीटर, और टेम्परेचर इसका 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। तो इस गैसीय मेथड के अंदर किस प्रकार के सामान का हम स्टरलाइजेशन इसमें कर सकते हैं, तो जितने भी थर्मोलाइबल सब्सटेंस हैं, तो थर्मोलाइबल जो सब्सटेंस होंगे तो थर्मोलाइबल जितने भी सामान होंगे उनका स्टरलाइजेशन हम गैसीय मेथड से कर सकते हैं। हम प्रोटीन का स्टरलाइजेशन यदि करना है तो वो कर सकते हैं, हार्मोन का स्टरलाइजेशन है वो भी गैसीय मेथड से होता है, या जितने भी प्रकार की हीट सेंसिटिव ड्रग हैं, तो जितनी भी हीट सेंसिटिव दवाइयां हैं उनका स्टरलाइजेशन भी हम किससे करते हैं, गैसीय मेथड से करते हैं। तो ये कुछ इसमें जो कौन से सामान का हम गैसीय मेथड से स्टरलाइजेशन करेंगे, तो थर्मोलाइबल सब्सटेंस आ जाएंगे, जैसे प्रोटीन है, हार्मोन है, हीट सेंसिटिव ड्रग है, तो वो गैसीय मेथड से स्टरलाइजेशन होता है। अब इसमें देखा जाए कि फॉर्मएल्डिहाइड जो होता है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो शल्य कक्ष होते हैं यानी कि ऑपरेशन जो थिएटर होते हैं उनका स्टरलाइजेशन जो होता है वो किससे होता है, फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं फ्यूमिगेशन के द्वारा। और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का भी यूज होता है KMnO4, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का यूज भी हम फ्यूमिगेशन के द्वारा जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, शल्य कक्ष हैं, उनका स्टरलाइजेशन के अंदर उपयोग में लाते हैं। और एक पॉइंट इसके अंदर यह है कि जितने भी सूक्ष्म जीवों के अंदर यदि देखा जाता है कि जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो लगभग 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, तो उस स्पोर को डिस्ट्रॉय या नष्ट करने के लिए, यानी कि बैक्टीरियल जो स्पोर होंगे उनको नष्ट करना है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बैक्टीरिया के स्पोर जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। केमिकल के अंदर यदि हम किसी भी सर्जिकल औजार का स्टरलाइजेशन हम करते हैं तो कम से कम उसको 2 घंटे तक उसके अंदर डुबा के रखते हैं ताकि उनका बढ़िया तरीके से स्टरलाइजेशन हो जाए। तो ये टॉपिक था हमारा स्टरलाइजेशन का, जो LS एग्जामिनेशन के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन इसमें श्योर आता है, हर बार इसमें से आता है। और वो भी हमने देखा था हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव का जो सिद्धांत है उससे क्वेश्चन रहता है।